नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता ढेंगले। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे, फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये एक बहुत ही जटिल प्रोसीजर है, पर फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के हाथ में थोड़ा सिंपल हो जाता है। आइए जानें कि फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी बच्चा जब प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट में है, तभी बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। जैसे बड़े लोगों को खून की कमी होने पर ब्लड चढ़ाया जाता है, उसी तरह से जब बेबी माँ के पेट के अंदर है, उसे एनीमिया हो गया है, खून की कमी हो गई है, तब उसे अंदर रहते हुए ही ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। ये बहुत ही आधुनिक तकनीक है जो कि फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स आज की तारीख में हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। आइए जाने कि ये स्थितियाँ कब बनती है। सबसे कॉमन चीज जो देखने में आती है वो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में होता है। मेरा एक और वीडियो है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में, उसे आप देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं इसके बारे में। शॉर्ट में बताऊं तो यदि माता का ब्लड नेगेटिव ग्रुप का होता है और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव का होता है, तो बेबी जो अंदर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और यदि पहली प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है कि माँ नेगेटिव है, पिता पॉजिटिव है और पहला बच्चा भी पॉजिटिव, तो माँ और बच्चे के बीच में जो ब्लड का एक्सचेंज हुआ है, उससे माँ के अंदर में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडीज बन जाती है। अब ये एंटीबॉडीज सेकंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी होने पर उस बेबी के ब्लड को खराब करती है, उसके अगेंस्ट में काम करती है। उससे रेड ब्लड सेल्स, खून की जो सेल्स होती हैं, वो टूट जाती है और यदि रेड ब्लड सेल्स टूट जाती हैं, कम हो जाती है, तो एनीमिया हो जाता है। तो इस तरह से बेबी को अंदर ही एनीमिया डेवलप होता है। इसको हम RH आइसोइम्यूनाइज्ड प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो सबसे कॉमन चीज जो देखने में आती है वो RH आइसोइम्यूनाइज्ड प्रेगनेंसी में बेबी का ब्लड अंदर खत्म होने से उसको एनीमिया हो जाता है। दूसरी स्थिति जब बच्चे को अंदर ही एनीमिया हो, वो होती है वायरस का इन्फेक्शन, पार्वोवायरस B19। वो रेयर होता है थोड़ा, पर हाँ देखने में जरूर आता है। इसमें बच्चे को एनीमिया होता है, बच्चे के छाती में पानी भर जाता है, हार्ट में पानी भर जाता है, पूरे बच्चे में सूजन भी आ सकती है। तो जब हम सोनोग्राफीज कर रहे होते हैं बच्चे की, तो ये स्थिति पकड़ में आ सकती है। अगली प्रॉब्लम, जब कोई बेबी को या प्लेसेंटा का ट्यूमर हो, जिसको कोरियो एंजियोमा बोलते हैं या सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा बोलते हैं, ये काफी रेयर सिचुएशंस होती हैं, पर ऐसी स्थितियों में भी बेबी को एनीमिया हो जाता है। अब इन स्थितियों के अलावा एक चीज जो और देखने में आती है वो मोनोकोरियोनिक ट्विंस में होता है। मोनोकोरियोनिक ट्विंस यानी क्या? ये एक ही थैली में दोनों बच्चे होते हैं जिनका प्लेसेंटा एक होता है, और इन बच्चों का जो ब्लड सप्लाई होता है वो आपस में मिल जाता है। जब ब्लड सप्लाई एक दूसरे का मिल जाता है तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम जैसी एक चीज होती है, जिसे हम लेजर से ठीक करते हैं। और लेजर से ठीक करने के बाद में एक प्रॉब्लम और आ सकती है, जिसको बोलते हैं ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथेमिया सिंड्रोम, टैप्स। तो इस तरह के कुछ जटिल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जब एक बच्चे को एनीमिया डेवलप हो रहा है और दूसरा बच्चा ठीक है या उसके पास खून ज्यादा चला जा रहा है। तो जो भी बच्चे को एनीमिया हो रहा है उसे हमें बचाना तो पड़ेगा, तो उस बेबी को हम फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। अब ये तो स्थितियां हुई जब हम प्लान करते हैं कि हमें बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। अब देंगे कौन सा ब्लड ग्रुप, क्योंकि बेबी का ब्लड ग्रुप तो हमें भी मालूम नहीं होता। तो इसके लिए यूनिवर्सल है कि बेबी को जो हमें ब्लड ग्रुप देना है वो O नेगेटिव ही देना है, और ये फ्रेश ब्लड चाहिए होता है। ब्लड बैंक में पुराना रखा हुआ ब्लड हम यूज नहीं कर सकते। तो जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो हमें O नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है। उससे पहले मैं ये बताऊं कि हम इन प्रेगनेंसीज को मॉनिटर कैसे करते हैं। जब RH आइसोइम्यूनाइज्ड प्रेगनेंसी मालूम होती है या कोई भी मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है, तो उन प्रेगनेंसीज को हम निगरानी में रखते हैं, उनके स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं। और सोनोग्राफी में बेबी को मॉनिटर करने के लिए बेबी के ब्रेन में एक स्पेसिफिक आर्टरी होती है, उसको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी कहते हैं, उसका कलर डॉपलर करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बस इतना बताऊं कि आपको बार बार सोनोग्राफी के लिए बुलाकर बेबी के ब्रेन का डॉपलर किया जाएगा और उससे निगरानी रखी जाएगी कि कहीं बच्चे को एनीमिया तो नहीं डेवलप हो रहा है। जिस समय लगता है कि हाँ एनीमिया जैसी स्थिति बन रही है, तो पूरे परिवार के साथ बैठ के बात की जाती है, ऐसी स्थितियां बन रही है और हो सकता है आने वाले समय में हमें ट्रांसफ्यूजन करना पड़े। जब ट्रांसफ्यूजन की नौबत आ ही जाती है तो उसमें घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि एक एक्सपर्ट के हाथों में ही सेफ प्रोसीजर है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक फ्रेश ब्लड O नेगेटिव लगता है, उसके लिए पूरा सेटअप लगता है। हम इसको OPD में भी कर सकते हैं या OT में भी कर सकते हैं। इसके लिए जैसे अडल्ट के लिए हमें ब्लड बैंक से मांगना पड़ता है ब्लड, उसकी कुछ और स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है। चूंकि ये बेबी को हम चढ़ा रहे तो हमको इसको वायरस नेगेटिव रखना है, तो बहुत स्पेसिफिक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज और रहती है कि इसमें गामा इरेडिएशन करना पड़ता है, कि बच्चे को हम कुछ और तरीके के इन्फेक्शंस ना दे दे और कुछ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, यानी बच्चा भी इस चीज को अपना सके इस ब्लड को, तो गामा इरेडिएशन करना पड़ता है। और फिर ये सारी तैयारियां करके मदर को OPD में ही तैयार करते हैं जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सेटअप लगाते हैं।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बच्चे को ब्लड देंगे कितना। ये बहुत कैलकुलेशंस करना पड़ता है क्योंकि बेबी तो अंदर बहुत छोटा होता है, तो बच्चे के वजन के हिसाब से, और जब हम बेबी का पहला सैंपल निकालते हैं उसमें देखते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है अंदर, तो वजन और उसके हीमोग्लोबिन के हिसाब से कैलकुलेशन निकालना पड़ता है कि इस बेबी को कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जाना है। फिर दूसरा, जब बच्चे को ब्लड चढ़ाएंगे तो बच्चा तो अंदर घूम रहा होता है, तो उसको स्थिर रखने के लिए फीटल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। बच्चे को एनेस्थीसिया देने के लिए अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया कैलकुलेट करना एक बहुत जटिल काम होता है, क्योंकि हमें उतना ही एनेस्थीसिया देना है जितना हमें प्रोसीजर की जरूरत है, जितना समय लगने वाला है, तो वो भी बच्चे के वजन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चे को एनेस्थीसिया देकर फिर ये काम किया जाता है। अब ये होता कैसे? तो सिंपल सी बात है कि जैसे हम बाकी नीडल टेस्ट करते हैं, एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, उसी तरह से माँ के पेट पर से इंजेक्शन लगाकर और हम बच्चे के ब्लड में जाना चाहते हैं। अब माँ के पेट से तो हमने एंट्री ली, पर बच्चे की तरफ में हम ब्लड कहाँ दे रहे हैं? तो या तो हमारे पॉइंट ऑफ एंट्री एक होता है बेबी के लिए कि जहाँ प्लेसेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ रही है, उस पॉइंट से हम बेबी के लिए एंट्री लें, या तो फिर हम लिवर में एक बहुत छोटा सा ब्लड वेसल होता है वहां पर एंट्री लें। तो ये मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी सही पोजीशन आने के लिए हमें सुबह से शाम तक वेट भी करना पड़ता है कि बेबी सही पोजीशन में आए, फिर हम उसकी एंट्री लें, फिर एनेस्थीसिया देते हैं और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एंड में हम फिर ये देखते हैं कि पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज होने के बाद अब बेबी का हीमोग्लोबिन कितना बचा है। हाँ, जब इतना बड़ा प्रोसीजर कर रहे हैं तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि बेबी को जो तकलीफ है अंदर उसको थोड़ा ठीक करके ये प्रेगनेंसी हम जितना आगे लेकर जा सकते हैं, 9 महीने में जितना आगे जा सकते हैं उतना लेकर जाए, ताकि जो प्री मैच्योरिटी का प्रॉब्लम है हम उसको कम कर सकें। क्योंकि बेबी माँ के पेट में जितना डेवलप होता है उतना बाहर डेवलप होने में बहुत दिक्कत आती है, उसके लंग्स में बहुत दिक्कत आती है। तो हम बेबी को ट्रांसफ्यूज करके अंदर रखना चाहते हैं ताकि माँ के एनवायरनमेंट में वो अच्छे से पले बढ़े। अब कॉम्प्लिकेशंस जो इस प्रोसीजर के साथ हो सकते हैं कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ही बेबी का जो हार्ट रेट है वो बहुत तेज हो जाए, या बहुत स्लो डाउन हो जाए, या फिर जिसको हम फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं, या फिर माँ को पेट में दर्द आने लगे जिससे डिलीवरी जैसी सिचुएशन बन जाए, या फिर जिस वाटर बैग में बेबी रहता है वो लीक हो जाए। पर इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए उचित उपाय करके रखते हैं और इतनी सावधानी से करते हैं ये प्रोसीजर कि इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। प्रोसीजर के बाद भी इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, माँ को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं स्पेसिफिक कि ये प्रॉब्लम्स ना हो। डेफिनेटली एक एक्सपर्ट फीटल मेडिसिन के हाथों से यदि ये प्रोसीजर होता है तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। और यदि इस तरह की स्थितियां बनती हैं और आपके डॉक्टर यदि आपको कहते हैं कि बेबी को फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो इसमें हिचकिचाने की बात नहीं होती है। एक बड़े प्रॉपर रेफरल सेंटर पर आपको इसकी माहिती चाहिए होती है। आप डॉक्टर से बैठ कर डिस्कशंस कर सकते हैं और इस प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपके और आपके बेबी के लिए एक उचित उपाय मिलता है। धन्यवाद।